हर गुजरते दिन के साथ जी डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। पहले मैदान जंग में उनको हजीमत हुई, फिर निगोसिएशन टेबल के ऊपर ऑलमोस्ट ईरान के तमाम तर डिमांड्स के ऊपर उन्हें सरेंडर करना पड़ा और अब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में बहुत शार्प डिक्लाइन देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ सेनेट ने ईरान के अंदर फौजी कार्रवाइयां रोकने की करारदाद भी मंजूर कर ली है। तो इन डेवलपमेंट्स का मिड टर्म इलेक्शंस के ऊपर और अभी जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरा जारी है उनके ऊपर क्या असर होगा, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कल पाकिस्तान के दौरे के दौरान ईरान के सदर ने तमाम मुस्लिम ममालिक को कॉमन चैलेंजेस के अगेंस्ट एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की पेशकश की है, एक इत्तेहाद बनाने की पेशकश की है। तो क्या कोई ऐसा इफेक्टिव, ऐसा वर्केबल मुस्लिम अलायंस बन सकता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में विल डिस्कस 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी जो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। तो ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। एंड इन द लास्ट सेगमेंट विल डिस्कस ख्वाजा आसिफ साहब ने अपोजिशन को एक मिसाक जमहूरियत करने की दावत दे दी है, तो क्या अपोजिशन इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, इस पर बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। सर आपने कुछ दिन पहले कहा था कि जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ये करारदाद मंजूर हुई थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप के वॉर पावर को कम करने की, कर्टेल करने की एक रेजोल्यूशन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हुई, तो आपने कहा था कि सेनेट से भी ये पास होकर रहेगी। तो आज वाकई ही ईरान के खिलाफ जो डोनाल्ड ट्रंप फौजी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनको रोकने की करारदाद सेनेट से मंजूर हो गई है। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस? वो गालिब ने कहा था कि गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहिया तूफ़ान किए हुए। तो इस वक्त कहने को तो बहुत कुछ दिल चाह रहा है और कहूँगा भी, मैं रुकता तो नहीं हूँ जी, अपनी शिरस्त से मजबूर हूँ। जी आपने जिस तरफ इशारा किया, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट तरीन बात है वो जो करारदाद पास हुई है सेनेट में, जहाँ रिपब्लिकन की अक्सरियत है, यानी जो ट्रंप की जो पार्टी है वहाँ उनकी अक्सरियत है। पहले जूतियाँ पड़ी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और अब सेनेट ने भी आखिरी मोहर सब्त कर दी है कि मिस्टर ट्रंप, व्हाट यू हैव बीन डूइंग इज़ ऑल नॉनसेंस। ये अभी मैं सर्वे का भी एक जिक्र करूंगा जिसने और ज़्यादा रोशनी इस पर डाल दी है कि भाई ने किया क्या है अमेरिका के साथ। तो एक तो ये है कि ये जो करारदाद की दूसरी सतह के ऊपर मंजूरी है, इसका मतलब ये है कि अब ये मिस्टर ट्रंप पर बाइंडिंग है, यानी जिसकी अपनी कौम कहे, जिसके अपने अदारे कहें कि ये जंग तुमने नाजायज़ छेड़ी थी और इसका अमेरिका को कोई फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हुआ है, तो मुझे बताएं मेरे आपके कहने की कोई गुंजाइश बाकी रहती है? ये जो करारदाद मंजूर हुई है उसका अगर आप मतन देखें और उसके बाद जो वो चक शूमर साहब जो हैं, जो उसने बैंड बजाई है ट्रंप की, वो अगर आप देखें, और बहुत कम गुंजाइश रह जाती क्योंकि ये वो आईना दिखा रहे हैं ना उसको, और जिस फोरम पे खड़े होकर वो बात कर रहे हैं उस पर आप आंखें बंद नहीं कर सकते, आप खामोश नहीं रह सकते उसके ऊपर। उसने क्या कहा? उसने कहा एक तो अमेरिका का सदर गुम गया, कहीं हमें उसकी तलाश है, कहाँ है वो। और वो कहते हैं कि ये टीवी के ऊपर बैठ के जो ड्रामे वो करते हैं, इसका ना सियासत से कोई ताल्लुक है ना डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक है, वो बस अपना तमाशा लगाते हैं डुगी डुगी की तरह से, वो बैंड बजा के अपनी और बातों में गुम करके चले जाते हैं। देखिए इस करारदाद के बारे में मैंने, जैसा आपने मेंशन भी किया, मैंने पहले कहा था ये कि ये जो 4 रिपब्लिकन का डेमोक्रेट के साथ वोट देना है, ये अच्छा ओमन नहीं है ट्रंप के लिए। वही कुछ यहाँ सेनेट में भी हुआ जहाँ दावेदार थे ट्रंप और उनके साथी कि हमारी अक्सरियत वहाँ है, जब तक ये रेजोल्यूशन वहाँ से पास नहीं होगी ये बाइंडिंग नहीं है। अब तो ये बाइंडिंग हो गई है, तो एक तो ट्रंप को अब होश आ जाना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक रिपोर्ट शाया हुई है अक़वाम मुत्तहिदा की, आज़ाद तहकीकाती कमीशन जो है उसको मैं थोड़ा ऊपर लेके आके उसकी बात करना चाहता हूँ। इस अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जो है, इसको आप कह सकते हैं कि दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है। किसी इंसानी हुकूक के अलंबरदार जो हैं, किसी ज़मीर के डोंगरे बजाने वाले जो यूरोपीय लीडर्स हैं, मुसलमानों का तो मातम मैं हमेशा करता रहता हूँ, मैं फिर भी करता रहूँगा, किसी के कान पर जू रहेंगी। बच्चों को किस रुथलेस तरीके से नस्ल कुशी के तौर पर शहीद किया गया, जिस तरीके से स्कूलों को टारगेट किया गया, उसके ऊपर कोई बोला? ये जितनी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, एम्बैरसमेंट होगी, जितने मुसलमान लीडर बोल रहे हैं उनमें से किसी की ज़बान फूटी कि वहाँ गज़ा में क्या किया इन्होंने,
किसी की जबान फूटी कि ये ट्रंप जो दुनिया का सबसे बड़ा मामा बनता है, इसकी एयरफोर्स ने 168 मासूम बच्चियों की जान ली, बोला कोई इसके ऊपर? मैं क्या कहूं इनको, मैं तो सिर्फ इनका मातम कर सकता हूं। वैसे भी आजकल मुहर्रम है, आपको पता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इस किस्म की मुजरमाना खामोशी इख्तियार करेंगे, फिर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ये मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि इनकी मुजरमाना खामोशी ने उन कुव्वतों को स्ट्रेंथन किया है जो कुराए अर्ज से मुसलमानों को मिटाना चाहती हैं जी। ये शर्मनाक बात है। दूसरी बात यह है कि हमारा मसला यह है कि हमारे मुसलमान लीडरों को ट्रंप की कासालिसी से फुर्सत मिलेगी तो तभी तो वो किसी इस किस्म के इशू के ऊपर आवाज़ उठाएंगे ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी तरफ ये है कि मिनाब 168 ये नारा जो है ये पूरे आलमी ज़मीर के ऊपर हर लहजा लानत भेज रहा है। किसी ने कुछ कहा, पहले तो मौसूफ ने यह फरमा दिया था कि तो ईरानियों ने खुद मारे हैं। हाँ जी। फिर जब देखा कि नहीं इन्वेस्टिगेशन उस तरफ जा रही है जहां मेरा कसूर है, तो फिर कहा यह गलती से हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि इज दैट एनफ कि आप इतना बड़ा जुर्म जो है उससे अपनी जान छुड़ा दें एक जुमला कह के, और हम खड़े तमाशा देखते रहें कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आगे चलिए जनाब। अब आ जाए अब राइटर के सर्वे पे। जो थोड़ी बहुत पत रह गई थी ना भाई ट्रंपू की, वो जो है वो उस राइटर के सर्वे ने, राइटर मेरी एजेंसी नहीं है, हाँ जी, अमेरिका की मोस्ट क्रेडिबल एजेंसी है, उसका सर्वे क्या कहता है? उसने तो मिट्टी प्लीज कर दी है ना। वो कहता है कि क्योंकि अंकल साम की मकबूलियत सिर्फ 34% रह गई है। हाँ जी, ये अंकल साम समझती है ना आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप जी। सिर्फ 23% अफराद का कहना है कि जंग के बाद ईरान के मुकाबले में अमेरिका की पोजीशन स्ट्रेंथन हुई है, जबकि 35% का कहना यह है कि अमेरिका जलीलो खार हो गया ईरान के मुकाबले में। 50% कहते हैं कि ये तनाज़ा अपने अखराजात और नताइज के एतबार से फ़ायदेमंद नहीं रहा। जी। देखिए, मुझे तो उन मुसलमान रहनुमाओं की हालत पर रहम आता है जो भाई ट्रंपों की खुशामद में सुबह से शाम तक लगे। उनका अपना मीडिया, उनके अपने लीडर्स, उनके अपने इलेक्टेड हाउसेज क्या कह रहे हैं? मजाल है कि कोई आदमी सिर्फ उनको रिकोट ही कर दे कि क्या कहा जा रहा है। इतने हमारी अकलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, इतने हम बेजमीर हो चुके हुए हैं कि जो आवाजें अमेरिका के अंदर से उठ रही हैं उनको दोहराने पर भी हम आमादा नहीं है। ये हमारा हाल है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, सेनेट से ये वोट पास होना और फिर जिस तरह आपने सर्वे की तरफ इशारा किया है, मैंने अपने इब्तिदाई में भी ये सवाल रखा था कि इसका आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से जूतम बाजार हो रहा है ना, ये इलेक्शन तो ट्रंप का गया। मैं आपको ये बताऊं कि जो रियलाइजेशन कौम के अंदर हो, जो मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया कह रहा हो, जो आपके इलेक्टेड हाउसेज कह रहे हों, इन सब कुछ को आप गंदी नाली में या किसी रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकते। वो अमेरिकन सोसाइटी है, वहाँ लोग वोट से अपना इंतकाम ले लेते हैं। हमारी तरह के माशरे नहीं है वहाँ जहाँ पर्सनैलिटी कल्ट के ऊपर वोट पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रंप भाई को भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जनाब। दूसरी बात यह है जी कि अपने बुखारी साहब, ये सिर्फ जो वोट अगेंस्ट डला है सेनेट में, ये क्या सिर्फ ईरान के मामले के ऊपर है या जनरली भी अब डोनाल्ड ट्रंप से जो उनकी अपनी पार्टी है यानी रिपब्लिकन पार्टी, वो किनारा कशी इख्तियार कर रही है? देखिए, इस वक्त ट्रंप क्या कर रहा है? ट्रंप के पास सिवाय इस मिडिल ईस्ट की वॉर के और इशू क्या है? आप बताइए। उससे पहले उसने वो लोगों को निकालने वाली मुहिम की, वो भी नाकाम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली उसको रद्द कर दिया। दूसरा ले दे कि पिछले कई महीनों से वो यही कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से भी जो कुछ हो गया वो आपके सामने है। देखिए, गुजारिश ये है, 2-3 बातें। ट्रंप, मार्को रूबियो और पीट हेग्सेस, ये वो लोग हैं जिनको मैं सहूनी क्रिश्चियंस कहने से भी बाज नहीं रहूँगा। ये माइंडसेट के एतबार से सहूनियत के अलंबरदार है, जिस तरीके से इन्होंने इंसानियत के साथ खिलवाड़ किए हैं। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि जो ट्रंप साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयना कार मुहस्सब वक्त पर ईरान पहुंचेंगे। हाँ जी। ओ भाई, पहली बात तो ये है कि उस 14 पॉइंट में सिवाय इसके कि 60 रोज़ा जो गुफ्तगू होगी उसमें इसके ऊपर डिस्कशन होगी, कोई फैसला है उसमें लिख? जी बुखारी साहब, आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से जिस बात पर ईरान, आप अंदाजा करें कि उनके नजदीक मिडिल ईस्ट के क्राइसिस का सलूशन ये है कि वहां से कितने लाख बैरल तेल निकल गया। हाँ। आप इसके ऊपर उनकी अकल का मातम करने के लिए तैयार नहीं मेरे साथ मिलके। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ईरान घुटनों पर आ गया है। तो फिर ये अगर वो घुटनों पर आ गया तो फिर इस डील को मुनसफाना कैसे कह रहे हैं आप?
जब कोई घुटनों पे आ जाता है, जब कोई मारा जा रहा है, जब कोई जंग हार गया है, उसको तो आपने डिक्टेट कराना है ना, फिर वो मुनसिफाना कैसे हुई? लेकिन कालीबाफ क्या कह रहा है? मिस्टर ट्रम्प हैव सेंसेस। ये जो मुफाहमत की याददाश्त है, इटसेल्फ इज ए डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उसने घर बैठ के नहीं कहा ये, उसने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाके ये कहा है। और ये कहा है कि जौहरी प्रोग्राम के हवाले से भी ये तमाम का तमाम मौक़िफ़ जो है ये बिल्कुल गलत है। कोई कमिटमेंट नहीं हुई है। उन्होंने नाम ले लेके कहा है कि फलां फलां जगह जो हमारी न्यूक्लियर साइट्स हैं, सवाल नहीं पैदा होता कि यहाँ पर कोई भी IAEA का मुआयना कार जाएगा। लेकिन बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयना कार मुनासिब वक्त पर ईरान पहुंचेंगे। वो कह रहे हैं अगर ये ना ईरान कमिट करता तो बातचीत आगे ही नहीं बढ़ती। जी बुखारी साहब। ओ भाई मेरे, हमारे पास क्राइटेरियन क्या है? वो मुफाहमत की याददाश्त आप उठा लें, उसका एनालिसिस कर लें। 8 मुतालबे उसके अंदर ईरान के माने गए हैं, 4 मुतालबात उसमें ईरान और अमेरिका के मुश्तरका थे, और 1 मुतालबा उसका अमेरिका का माना गया है, और वो ये है कि न्यूक्लियर पर हम बातचीत करेंगे बाद में 60 रोज़ा मुज़ाकरात के दौरान। कहाँ है उन्होंने कि कहा हो कि आप IAEA के इंस्पेक्टर भेज दें, हम उनका इंतजार कर रहे हैं? कोई है इसमें 14 पॉइंट? अभी तक तो वही है ना डॉक्यूमेंट आपके पास, और तो कोई एग्रीमेंट नहीं है ना, बाकी तो बातचीत होनी है ना। यार कितना झूठ बोल रहे हैं यार, कितनी डिटाइल्स है ये। कहाँ लिखा है उस 14 पॉइंट मुफाहमती याददाश्त में कि IAEA के इंस्पेक्टर जो है उनको रिसीव करने के लिए तैयार रहे हैं आप? ये गुफ्तगू तो अभी होनी बाकी है। दूसरी बात ये कि अतरा काहे पर रहे हैं, ईरान एटमी हथियार नहीं रखेगा। उन्होंने कब कहा था भाई? रखो, खुदा के वास्ते कोई अकल करो। यू आर ए हेड ऑफ ए स्टेट, व्हेन डिड दे से वी वांट टू मेक ए न्यूक्लियर बम? उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो फतवे आपको दिखाए हैं कि हमारे बड़ों के फतवे ये हैं कि ये बनाना हराम है। तो जाली नाराबाजी के ऊपर अगर वो ये जंग जीतने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, तो ग्राउंड रियलिटीज उनके साथ नहीं है। ठीक है बुखारी साहब, इस्माइल बकाई साहब बहुत क्लियरली कह रहे हैं, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया, कि किसी भी हम अपनी एटमी मराकज़ पर जो है वो IAEA को नहीं जाने देंगे, उनके इंस्पेक्टर्स को करंट सिचुएशन के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप जब इतनी बिल्कुल उसके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन सकता है जिसकी वजह से सारा प्रोसेस? देखिए, इस वक्त जो प्रोसेस है वो उस 14 पॉइंट के प्रेमिसेस के अंदर है जी। उससे बाहर की कोई बात डिस्कस नहीं हो सकती। जब 60 रोज़ा मुज़ाकरात में जो ग्रुप बना है न्यूक्लियर इशू को डील करने के लिए, उसकी तफसीलात तय होंगी, दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएगा, तभी कोई बात हो सकती है ना। ये अभी से जो नाराबाजी शुरू कर दी है उन्होंने, वो भी कर रहे हैं, भी कर रहे हैं, ये नाराबाजी बिल्कुल बेमानी है। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। हमने मुतद्दद बार यहाँ कहा कि ईरानियन लीडरशिप ये कहती है अफसूदा यूरेनियम, ये इनका तो ख्याल ये था कि हम जाएंगे जाके उठा के ले आएंगे, याद है जी। जब जंग भरपूर चल रही थी तब भी यही कहा था ना, तो आए ले गए उठा के। इट्स नॉट दैट इजी। अब वो ये कह रहे हैं कि कोई सवाल पैदा नहीं होता। देखे ना, कैटेगोरिक स्टेटमेंट है, एम्बिग्यूटी नहीं है। उन्होंने कहा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन साइट्स पर हम उनको लेके जाए। ठीक है, हाँ, बात क्या मानी गई है कि जो अफसूदा यूरेनियम है उसका भी, और जो आइंदा हम अफसूदा करेंगे उसका भी लेवल हम नीचे ले आएंगे। और खुदा के वास्ते इस बात में और इस बात में कितना फर्क है आपको तय करनी। बुखारी साहब, इस्माइल बकाई साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि ईरान अपने मुंजमद असासे किस तरह से इस्तेमाल करेगा, इसके हवाले से कोई पाबंदी, कोई रुकावट नहीं होगी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो भी असासे रिलीज किए जाएंगे ईरान के, वो फर्स्ट ऑफ ऑल अमरीकी बैंक्स के अंदर रहेंगे, सेकेंडली वो सिर्फ अमरीका की फॉर्म प्रोडक्ट्स ईरान खरीद सकेगा उन असासों से। देखिए, ये आफ्टर थॉट्स है। जो 14 पॉइंट में है वो ये है कि जो टोटल असासे हैं उनका निस्फ जो है, यानी 24 अरब के असासे हैं, 12 अरब रुपए 6-6 अरब की 2 किस्तों में अदा किए जाएंगे। वहां कोई प्रोवाइजो है उसके साथ कि कैसे दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे, क्यों दिए जाएंगे? ये सारे आफ्टर थॉट्स हैं। ये आफ्टर थॉट्स है फेस सेविंग के लिए, ये आफ्टर थॉट्स है जो लुट रही है इज्जत, उसको बचाने के लिए। इसलिए इनको आप इनके बयानात से ज्यादा अहमियत ना दें। होगा वही, कुछ इन ग्रुप्स में भी डिस्कशन वही होगी जिसका प्रेमिसेस उस मुफाहमती याददाश्त में है। देयर विल बी नथिंग बियॉन्ड दैट। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर जो ट्रंप है वो ये कह रहे हैं कि जनाब ईरान जो है ये इस खित्ते का, यानी मिडिल ईस्ट का बदमाश है। हाँ जी। बदमाश वहाँ एक ही पेट है जिसका नाम नेतन्याहू है, और दूसरा वहाँ की सहूनी रियासत है जिसका नाम इसराइल है।
जो कत्लो गारत खूनरेजी उन्होंने की है, जरा कभी शुमार तो करके देखें पिछले 70 साल से, आज से नहीं। कोई बोला किसी के पेट में दर्द हुई है, किसी ने कहा है कि ये बदमाश है? तो कहने का मतलब यह है कि वो बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, जो कह रहा है मुसलमानों पे गिरना है, ये मुबर्रा है हर किस्म की क्रिटिसिज्म से। वो हमें होश करनी चाहिए, हमें मुसलमानों को होश करनी चाहिए, वरना मलिया मेट कर देंगे ये कुव्वतें जो हमारे खिलाफ इस वक्त बरसरे पैकार है। बिल्कुल भाई साहब, आपने इशारा कर ही दिया इस तरफ के मुसलमानों को जो है होश के नाखून लेने चाहिए। कल जब सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर थे, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और आप भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में इसकी तरफ इशारा कर चुके हैं कि ईरान पोस्ट वॉर, जब मैं आपसे पूछती हूँ कि मिडल ईस्ट कैसा होगा, तो आप कहते हैं कि ईरान खित्ते के बाकी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा। उसी तरफ कल सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इशारा किया, उन्होंने कहा कि जो कॉमन चैलेंजेस हैं उसके खिलाफ उम्मत मुस्लिमा को एक मुश्तरका हिकमत अमली, एक इत्तेहाद बनाने की जरूरत है। डू यू थिंक इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी तो जंग सिमटी नहीं है ना पूरी तरह से, जंग को सिमटने दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि यही खलीजी रियासतें जो गुलाम रही हैं अमेरिका की, कैसे उनको आंखें दिखाएंगी। मैं आपको 2 इशारे दे देता हूं सिर्फ, आगे आप अपना नतीजा खुद अखज़ कर लीजिए। क्या कोई तस्वुर कर सकता था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर लेगा अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर? हुआ कि नहीं हुआ? 4 इलाकाई 4, जिसको R4 कह रहे हैं आप, कौन कौन है उसमें? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड कतर। क्या कर रहे हैं ये? उसी खित्ते के लोग हैं ना, ये हम ही है ना सिर्फ बाहर से। अभी उसके अंदर और भी शामिल होने वाले हैं। ये अवेयरनेस है इन खलीजी रियासतों की कि हम बस अब गुलामी के दौर से निजात हासिल करें। ईरान क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है आपको जरूरत ही नहीं है कि किसी को बाहर से बुला के आप कहें कि हमारा पैरा दे। बिल्कुल सही, खत्म करें ये अड्डे छड्डे, हमारे कोई एम्बिशियस प्लान नहीं है आपको फतह करने के। आइए मिलके एक ऐसा मैकेनिज्म बना लेते हैं कि मशरिक वस्ता की तरफ कोई आंख उठा के ना देख सकते। क्यों नहीं हो सकता? ये आसियान नहीं बनी, SCO नहीं बनी, RCO नहीं बनी थी जी, लेकिन ये रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बड़ी इफेक्टिव हैं। तो कहने का मतलब है कि इस मशरिक वस्ता में क्यों नहीं बन सकती? बुखारी साहब, माजी में जो बनी है, जैसे गल्फ स्टेट्स की बनी, OIC बनी, अरब लीग बनी, वो इफेक्टिव तो नजर नहीं आती। अभी रिसेंट कन्फ्लिक्ट के अंदर भी कोई प्रैक्टिकल किरदार अदा नहीं किया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये ठीक कहा, लेकिन उस वक्त तक ये जंग नहीं हुई थी। उस वक्त तक इन अड्डों का तहफ़्फ़ुज़ अपने लिए तो कर लिया उन्होंने, लेकिन जिन ममालिक में ये अड्डे कायम थे उनका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया उन्होंने, कोई प्रोटेक्शन नहीं दी उनको ईरान की रद्द-ए-अमल के तौर पर किए गए हमलों में जलील होने दिया गया, उनके लोगों को मरने दिया गया। आपके सामने है ना। तो नई रियलिटीज़ जन्म ले रही हैं मशरिक़ वस्ता में। मशरिक़ वस्ता की रियासतों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ हमारे अपने हाथ में है, अमेरिका के हाथ में नहीं है। 18,000 मील से आके वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ये साबित हो गया है। अगर ये अड्डे ना होते, ये जंग 3 दिन नहीं चल सकती थी। मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, जिस तरह से कल सदर ने भी कहा कि कॉमन चैलेंजेस की उन्होंने बात की, तो मुझे लगता है कि मशरिक़ वस्ता का एक ही कॉमन चैलेंज है, एक ही कॉमन दुश्मन है, और वो है नेतन्याहू और इसराइल, जिनका सहूनी माइंडसेट इस्लामोफोबिक उनकी पर्सनालिटीज हैं। तो बुखारी साहब, क्या इसके अगेंस्ट तो ये एक मिलिट्री थ्रेट है इसराइल, तो इसके अगेंस्ट तो एक मिलिट्री अलायंस की जरूरत है। तो क्या मुस्लिम नेटो की अक्सर बात होती है, इसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, तो क्या प्रैक्टिकली कोई मुस्लिम नेटो टाइप कोई चीज आप बनती देखते हैं? क्यों नहीं बन सकती और क्यों नहीं बननी चाहिए? क्या नहीं है इनके पास? पैसे नहीं है, मैन पावर नहीं है, नो होम नहीं है। हमने क्या साबित किया? हम इतना सा मुल्क जिसको मोदी कहता था अतरा अतरा के घुस के मारेंगे, क्या किया हमने हशर उसका? क्या ये मॉडल नहीं है? तो अगर ये सारे मुल्क मिल जाएं तो इनको कौन इनकी तरफ देख सकता है? हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। 1-2 हैं वहाँ पर, मैं नाम लेना चाहता नहीं हूँ उनका, उनके अलावा बाकी सब रियलाइज़ कर रहे हैं कि सूरत हाल बहुत गंभीर है, हमें अपने दिफा के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। क्या ईरान ने साबित नहीं किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के खिलाफ रेजिस्ट किया जा सकता है अपने वसाइल से, अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल से? नहीं हुआ ये? तो ये मॉडल्स नए जो सामने आ रहे हैं, इससे दीगर रियासतें जो हैं इस खित्ते की वो मुतासर हो रही हैं, रियलाइजेशन आ रही है। आज के 10 साल के बाद मशरिक़ वस्ता क्या होगा, nobody knows it today। बिल्कुल ठीक है। और बुखारी साहब, जिन ममालिक का उन्होंने नाम लिया उसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया और कतर शामिल हैं, तो क्या यही एक ब्लॉक बनेगा या दीगर रियासतें भी इसमें शामिल हो सकती हैं? देखिए, मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ।
मुझे तो लग रहा है कि जो हमारा मुआहदा दिफाई मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, उसी नौइयत का एक अलायंस बनने जा रहा है। ठीक है। मे भी इस वक्त ये ऐसे लगे कि मैं को बहुत बड़ी बड़ हाँक रहा हूँ, लेकिन इसी तरीके से होता है, दुनिया भर में होता है, इसी तरह से है। कल तक सऊदी अरब का किसी मुसलमान मुल्क के साथ डिफेंस पैक्ट करने का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, हुआ ना। आज आपने देखा कि जो सऊदी अरब की लीडरशिप है, क्या वो उसी तरह के खुशामदी बयान जारी कर रही है अमेरिका के लिए? क्या वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रही है? अभी तो वो इशू आना है। अभी तो उसके ऊपर जिस सर्दमोरी का सामना है ट्रंप को, और मजीद होगा, आप सोच नहीं सकते उसके बारे में। मैंने यहां मेंशन किया बार बार, मैं चैलेंज करता हूं, ट्रंप ने कॉन्फ्रेंस कॉल की सारी खलीजी रियासतों के लीडरशिप को लाइन पर लेके, और कहा कि इसके ऊपर दस्तखत कर दें वरना मैं सीज फायर नहीं करूंगा। एक आदमी नहीं बोला, 2 मिनट तक ही हेल्ड द फोन एंड देन पुट इट डाउन। ये नई रियलाइजेशन नहीं है, ये मैं कह रहा हूं कि नई रियलिटीज जन्म ले रही हैं, और अमेरिका के इस खिते से छुट्टी होने का टाइम बहुत बहुत करीब है। और अगर अमेरिका यहां से भाग गया या भगा दिया गया तो इसराइल को तो औकात ही क्या है, 2 घंटे नहीं खड़ा हो सकता। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। इसके साथ अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो जो है वो कह रहे हैं कि अपना हरमुज पर पोल टैक्स या फीस आयद नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से ये भाई भी अकल से पैदल है। ये कहते हैं दुनिया में कहीं ये नहीं होता। पनामा क्या है, नहर सुएज क्या है, ये 2 मॉडल नहीं है आपके पास? लेते हैं कि नहीं वो खराज? लेते हैं फीस के नहीं लेते? लेते हैं टोल के नहीं लेते? व्हाई नॉट ईरान? ये जो वाटर है, एक तरफ ओमान है, दूसरी तरफ ईरान है, और ईरान और ओमान इस हवाले से दोनों एक पेज पर है जी। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप होश के नाखिन लें, दुनिया की रियलिटीज़ को देखें। आप इतनी बड़ी जो मुल्क है उसके वजीर खारजा, आपको यही नहीं पता कि दुनिया में कहाँ कहाँ टोल दिया जा रहा है? ये तो हाल है इनका। एनीवे, दूसरी बात यह है, एक बात मैं और करना चाहता हूँ, रह जाएगी वो। एक इसराइल के मिनिस्टर हैं जिनका नाम है इतमार बिन गुएर। अकल से तो वो पैदल हमेशा से हैं। उन्होंने जो बढ़के मारी हैं उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। वो फरमा रहे हैं कि इसराइल ईरान के खिलाफ अकेला भी कार्रवाई कर सकता है। वो भाई पहले 70 साल में तो नहीं किया आपने, जब तक आपको अब्बा हुजूर साथ नहीं आए। अब आप करके देखें, क्या पिद्दी का शोरवा, इसकी क्या औकात है। मैं इसके बारे में, ये तो तुम्हारा बाप ट्रंप पूरी फौजी कुव्वत के साथ ईरान के ऊपर हमलावर ना होता तो फिर आप मुझे कुछ करके दिखाते। तो वो हमलावर होकर कुछ नहीं कर सके, सुपर पावर कुछ नहीं कर सकी। ये बात उनको नहीं समझ में आ रही। मैं तभी तो मैं चिल्लाता हूँ इतना जोर जोर से। दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका पीछे हट गया, अगर आप इस खित्ते में अकेले रह गए, आपकी बदमाशी बढ़ जाएगी सारी। वो बकौल शेर अफजल मरवत के, तो ये जो बदमाशी है ना, ये उसी वक्त तक कायम है जब तक आपको अमेरिका के आशीर्वाद हासिल है। बिल्कुल ठीक है जी। बुखारी साहब, मार्को रूबियो ने एक और इम्पोर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान से मुंसलिक मुसल्लह ग्रोहों की सरगर्मियों का खात्मा जरूरी है। एक दफा फिर से प्रॉक्सीज का इशू उठा दिया गया है, जबकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ईरान ने बहुत क्लियरली कहा था कि इस मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। देखिए, मैंने कहा ना कि ये मुसलमान क़यादत जो है ये उसकी नाअहली है। अगर वो इन प्रॉक्सीज को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो जो नस्ल कशी का मुजरिम है, जिसको आलमी अदालत इंसाफ ने नस्ल कुशी का मुजरिम करार दे के गिरफ्तार करने के ऑर्डर पास किए हुए हैं, पहले तो उसको खत्म करें ना आप। जिसने 75,000 के करीब इंसानी जानों से खिलवाड़ किया गजा में, जिसने 2.5-3 लाख के करीब लोगों को अपाहज किया, जिसने एक पूरी सरजमीन को जो इतनी आबाद और इतनी वो थी, उसको कब्रिस्तान बनाया, उसको कुछ ना कहे। इन प्रॉक्सीज को, जिनको वो प्रॉक्सीज कहते हैं, दे आर फ्रीडम फाइटर्स, दे आर फाइटिंग फॉर देयर लैंड। किसी के बाप में मजाल नहीं है। आप यूनाइटेड नेशन के चार्टर पढ़ के देखें, कश्मीर में हम क्या पीट रहे हैं? कश्मीरी वो स्ट्रगल खुद कर रहे हैं, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है बुखारी साहब, पाकिस्तान के वजीर आजम और कतर के वजीर आजम, जो दोनों ममालिक सालिसी का रोल अदा कर रहे हैं, दोनों की स्टेटमेंट्स आती हैं, और जैसे हमारे वजीर आजम कहते हैं कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, अगर दीगर ममालिक के पास है तो ईरान के पास भी होना चाहिए। एट द सेम टाइम कतर के वजीर आजम जो है वो ये बात करते हैं कि अपना हरमुज से गुजरने पर कोई भी फीस लगाने के ईरानी मंसूबे की हिमायत नहीं करते। दोनों सालिस हैं, दोनों की स्टेटमेंट का कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। रियलिटीज़ आर विजिबल। सारी दुनिया जो है वो देख रही है। मुझे समझ में आती है ईरान कतर के जो वज़ीर आज़म हैं उनका ये बयान है। उन्होंने ये फरमाया है कि अमेरिका के आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर तो उनको कोई एतराज़ नहीं था। ठीक है, आबनाए हुर्मुज़ बंद किसने कराई? क्यों कोई कहता है ये
मुंह टूट जाएगा इनका अगर ये कहेंगे कि भाई अमेरिका, ये तो आपने हुर्मुज़ खोली थी सबके लिए, ये तो आपकी नाहली और आपके घटियापन की वजह से इसके ऊपर पाबंदियां लग रही हैं। ईरान ने पहले कभी मांगा था टोल? जब आप किसी मुल्क की इंडिपेंडेंस, किसी मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर वो अपना हक तो इस्तेमाल करेगा ना। वो कहते हैं कि दीज आर आवर वाटर्स। बिल्कुल बुखारी साहब, इन बयानात से ऐसे नहीं लग रहा कि कतर नुमाइंदगी कर रहा है या टिल्टेड है टुवर्ड्स अमेरिका एंड पाकिस्तान हमेशा से है। अभी देखा नहीं आपने कितना बड़ा जहाज उन्होंने तोहफे के तौर पर इस ट्रंप को दिया, जिसको दुनिया और उसकी अपनी कौम पागल कह रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब।